दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त लावण्या कृष्णा। आज है 29 अक्टूबर और मैं आज आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाई हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी इंडिगो के मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद 990 करोड़ के नुकसान के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे अल्कोबेव इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। और आखिरी में हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल ऑयल मार्केट पे इम्पैक्ट के बारे में। इंडियन एविएशन मार्केट में अभी काफी एक्साइटमेंट है। इसमें से काफी सारी ग्रोथ एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास और प्रीमियम ऑफरिंग्स जैसे एयर ट्रैवल की डिमांड से ड्रिवन है। इसके बीच में इंडिगो एयरलाइंस है, जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है और 60% से ज्यादा मार्केट शेयर पे कंट्रोल रखती है। तो नेचुरली जब हम देखते हैं कि इंडिगो कैसे परफॉर्म कर रहा है तो हमें ओवरऑल इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का भी आइडिया मिलता है। रिसेंटली इंडिगो ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज किए। इसमें कुछ प्रॉमिसिंग नंबर्स हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जो प्रॉफिट्स को वे डाउन कर रहे हैं। आज की इस स्टोरी में हम इन सब पॉइंट्स को समझेंगे कि क्या हो रहा है। इस क्वार्टर में इंडिगो ने 17,800 करोड़ रुपीस का टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल से 14.6% ज्यादा है। ये ग्रोथ स्ट्रॉन्ग डिमांड और एयरलाइन की कैपेसिटी बढ़ाने के डिसीजन से ड्रिवन है। कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब है कि अवेलेबल सीट्स इंक्रीज की गई हैं, यानी ज्यादा फ्लाइट्स और नए रूट्स ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर पा रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट फिगर है पैसेंजर लोड फैक्टर या PLF, जो मेजर करता है कि एवरेज में फ्लाइट्स कितनी फुल हैं। इंडिगो के लिए ये 82.6% है, जो दिखाता है कि ज्यादा फ्लाइट्स फुल हैं या नियर फुल हैं। एक और की मेट्रिक है यील्ड, जो बताता है कि एक पैसेंजर पर किलोमीटर के लिए एयरलाइन कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। इंडिगो का यील्ड 4.55 रुपीस था, जो एस्टिमेट्स को बीट करते हुए पिछले साल से 2% ज्यादा है। ये नंबर स्ट्रॉन्ग कोर परफॉर्मेंस को पॉइंट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिगो ने 990 करोड़ रुपीस का नेट लॉस रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के 190 करोड़ के प्रॉफिट से काफी बड़ा शिफ्ट है। तो सवाल ये उठता है, आखिर गलत क्या हुआ? इंडिगो के प्रॉफिट्स को वे डाउन करने वाले की चैलेंजेस। इंडिगो इस वक्त कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहा है जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आइए इनको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एयरलाइन के बॉटम लाइन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। नंबर 1, एयरक्राफ्ट ग्राउंडिंग और सप्लाई चेन बॉटलनेक। एक बड़ा इशू जो इंडिगो ने इस क्वार्टर में फेस किया वो था काफी सारी प्लेन्स का ग्राउंडेड होना, यानी 60 से ज्यादा प्लेन्स टेम्परेरी ग्राउंडेड हैं, जो एक मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि ग्राउंडेड प्लेन्स इनकम नहीं जनरेट करते। उनमें मेंटेनेंस और रेगुलर चेक्स तो करने पड़ते हैं, लेकिन ये पैसेंजर्स को नहीं फ्लाई कर रहे हैं जो टिकट के पैसे देते हैं। इंडिगो के ग्राउंडेड प्लेन्स में मोस्टली एयरबस A320 नियो फ्लीट है, जो एक स्पेसिफिक मॉडल है जो फ्यूल एफिशिएंसी और शॉर्ट टू मीडियम हॉल फ्लाइट्स के लिए सूटेबल है। इन प्लेन्स के इंजन्स एक मैन्युफैक्चरर प्रैट एंड विटनी के हैं, जिनमें वेयर एंड टेयर इश्यूज एक्सपेक्टेड से पहले ही हो रहे हैं। इसके कारण ये ज्यादा फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस डिमांड करते हैं, जो ज्यादा और लंबी ग्राउंडिंग्स का रीजन है। और सिर्फ इंडिगो ही नहीं, ग्लोबली भी प्रैट एंड विटनी और दूसरे इंजन सप्लायर्स पार्ट्स की डिमांड को मीट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो रिपेयर्स और मेंटेनेंस में बैकलॉग क्रिएट कर रहा है। इस गैप को कवर करने और स्केड्यूल स्मूथली चलाने के लिए इंडिगो को कुछ प्लेन्स शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे लीज पे लेने पड़े। इस टाइप की लीज को ACMI लीज कहते हैं। एयरक्राफ्ट, क्रू, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस कवर करता है और ये रेडी टू फ्लाई प्लेन्स आते हैं प्रीमियम कॉस्ट पे। ये लीज्ड प्लेन्स गैप फिल करते हैं, लेकिन इनका कॉस्ट ज्यादा है, जो इंडिगो के ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऐड हो रहा है। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने मेंशन किया है कि वो इन ग्राउंडेड प्लेन्स को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और FY26 तक इनका नंबर mid-40s तक लाने की उम्मीद है। लेकिन तब तक ग्राउंडेड प्लेन्स और टेम्पररी लीसेस के कॉस्ट्स उनके फाइनेंसेस पे बर्डन डाल रहे हैं। नंबर 2, राइजिंग जेट फ्यूल कॉस्ट्स।
जेट फ्यूल किसी भी एयरलाइन के लिए एक मेजर एक्सपेंस होता है और इंडिगो इस राइज से बचा नहीं है। इस क्वार्टर में फ्यूल कॉस्ट 12.8% तक बढ़ गए कंपेयर टू पिछले साल, जो एयरलाइन के एक्सपेंसेस पर और प्रेशर डाल रहा है। ये इंक्रीज दो रीजंस की वजह से है। पहला, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अनप्रेडिक्टेबल हैं, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के प्रोडक्शन कट से इन्फ्लुएंस्ड हैं। साथ ही कुछ इंडियन स्टेट्स ने भी रिसेंटली वैट या वैल्यू एडेड टैक्स को एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर इंक्रीज किया है, जो ऐसे स्टेट्स में फ्लाइट्स ऑपरेट करना और महंगा कर रहा है। इस राइज का इम्पैक्ट एक मैट्रिक CASK या कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर में दिखता है, जो मेजर करता है कि एक सीट को 1 किलोमीटर ऑपरेट करने का कॉस्ट कितना है। इंडिगो के लिए CASK पिछले साल के 4.19 रुपीज से बढ़ के इस क्वार्टर में 4.69 रुपीज हो गया, जो फ्यूल कॉस्ट, लीज एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग कॉस्ट के इन्फ्लेशन की वजह से ड्रिवन है। नंबर 3, इन्फ्लेशन इन अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। सिर्फ फ्यूल ही नहीं, दूसरे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी राइज कर रहे हैं। इंडिगो का नॉन फ्यूल CASK, जो एयरपोर्ट फीस, मेंटेनेंस, क्रू कॉस्ट और ग्राउंड सर्विसेज को कवर करता है, ईयर ऑन ईयर 17% तक बढ़ गया। एक मेजर रीजन ये है कि इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स, स्पेशली दिल्ली और मुंबई, डिमांड मीट करने के लिए एक्सपेंशन कर रहे हैं। इस वजह से एयरलाइंस के लिए फीस बढ़ गई है, जो डायरेक्टली कॉस्ट को इम्पैक्ट करती है। एडिशनली, इन बड़े एयरपोर्ट्स में कंजेशन की वजह से इंडिगो को ब्लॉक टाइम्स बढ़ाना पड़ रहे हैं, यानी हर फ्लाइट के लिए स्केड्यूल टाइम, जिसमें बोर्डिंग, टैक्सीइंग, फ्लाइंग और लैंडिंग शामिल हैं। लॉन्गर ब्लॉक टाइम्स का मतलब है ज्यादा टाइम ग्राउंड और एयर में, जो इनएफिशिएंट फ्यूल यूसेज और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की वजह बनता है। इन्फ्लेशन क्रू वेजेस, होटल स्टेज और ग्राउंड हैंडलिंग चार्जेस को भी इम्पैक्ट कर रहा है। अर्निंग्स कॉल के दौरान इंडिगो के मैनेजमेंट ने मेंशन किया कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स ने उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के वेरियस लाइन आइटम्स को इम्पैक्ट किया है, एम्प्लॉय वेजेस से लेकर ग्राउंड हैंडलिंग कॉस्ट तक। नंबर 4, कंपैरेटिव प्रेशर्स और यील्ड कंस्ट्रेंट्स। जब इंडिगो ये राइजिंग कॉस्ट्स फेस कर रहा है, वही दूसरी तरफ वो एक कंपेटिटिव मार्केट में भी ऑपरेट कर रहा है। न्यू प्लेयर्स जैसे अकासा एयर और री एनर्जाइज्ड एयर इंडिया अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, जो इंडिगो के लिए फेयर्स इंक्रीज करना डिफिकल्ट बनाता है विदाउट लूजिंग कस्टमर्स। स्पेशली इंटरनेशनल सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जो टिकट प्राइसेस पे प्रेशर डालता है। इंडिगो का RASK और रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, जो मेजर करता है कि एयरलाइन इफेक्टिवली रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रही है, इस क्वार्टर में ईयर ओवर ईयर 5% तक ग्रो हुआ, 4.45 रुपीज तक। लेकिन कंपटीशन के साथ इंडिगो के पास फेयर्स बढ़ाने का लिमिटेड रूम है। उन्हें रीजनेबल फेयर्स रखने पड़ते हैं पैसेंजर्स को रिटेन करने के लिए, इवन एज कॉस्ट्स कीप राइजिंग। चैलेंजेस के बावजूद इंडिगो रेवेन्यू और मार्केट रीच एक्सपैंड करने के लिए काफी इनिशिएटिव्स पुश कर रहा है। एक मेजर मूव है इंडिगो का बिजनेस क्लास सेगमेंट में एंट्री लेना ऑन की रूट्स जैसे दिल्ली मुंबई। प्रीमियम सर्विस ऑफर करके इंडिगो हाई वैल्यू ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करने का सोच रहा है, जो प्राइस चेंजेस के लिए लेस सेंसिटिव है। ये शिफ्ट एक ब्रॉडर एफर्ट का पार्ट है, जिसमें वो अपनी कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं बियॉन्ड प्राइस सेंसिटिव ट्रैवलर्स। एक और इनिशिएटिव है ब्लू चिप का लॉन्च, जो एक लॉयल्टी प्रोग्राम है जो रिपीट बिजनेस को एनकरेज करने और कस्टमर लॉयल्टी को स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा। लॉयल्टी प्रोग्राम्स एयरलाइंस को कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और उन्हें वापस आने के रीजंस भी देते हैं। इंडिगो अपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे भी डबल डाउन कर रहा है। एयरलाइन नए रूट्स ऐड कर रहा है, जैसे मलेशिया और श्रीलंका, और एम कर रहा है कि उनका इंटरनेशनल फ्लाइट्स टोटल कैपेसिटी का 30% बाय ईयर एंड तक हो। ये इंटरनेशनल पुश इंडिगो के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डोमेस्टिक में इंटेंस कंपटीशन है और वो इंडिया के बाहर नए रेवेन्यू सोर्सेस एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक फॉरवर्ड लुकिंग मूव में इंडिगो ने रिसेंटली इंडिगो वेंचर्स लॉन्च किया है, जो एक वेंचर कैपिटल आर्म है 30 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट फंड के साथ, जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा जो एविएशन इनोवेशन पे फोकस्ड हैं। ये न सिर्फ नए टेक्नोलॉजीज इंडिगो के लिए ला सकता है, बल्कि एयरलाइन को एक फॉरवर्ड थिंकिंग लीडर की तरह पोजीशन कर सकता है इंडस्ट्री में। इंडिगो के चैलेंजेस ओवरनाइट नहीं जाने वाले हैं, लेकिन एयरलाइन ऑप्टिमिस्टिक है।
वो FY26 तक ग्राउंडेड प्लेन्स की काउंट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने का प्लान बना रहे हैं, जो टेम्पररी लीसेस के कॉस्ट को लोअर करने में मदद करेगा। ये भी उम्मीद है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे, जो राइजिंग फ्यूल एक्सपेंसेस के प्रेशर को ईज कर सकते हैं। इंडिगो की स्टोरी इस क्वार्टर में ये दिखाती है कि एक लार्ज एयरलाइन को फास्ट ग्रोइंग बट कंपेटिटिव मार्केट में रन करना कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। राइजिंग कॉस्ट्स और कंपेटिटिव रहने की नीड के बीच इंडिगो अडैप्ट, एक्सपैंड और आगे रहने के स्टेप्स ले रहा है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है और वक्त ही बताएगा कि उनकी स्ट्रैटेजीज फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हेडविंड्स को टेलविंड्स में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल होती हैं या नहीं। अब बढ़ते हैं अगली स्टोरी की ओर। इंडिया का स्पिरिट्स मार्केट यूनिक है। जहां ग्लोबली अल्कोहल कंजम्पशन बियर, वाइन और स्पिरिट्स में स्प्लिट होता है, वहां इंडियन कंज्यूमर्स ज्यादातर स्पिरिट्स को प्रेफर करते हैं, मेनली विस्की, रम और ब्रांडी। स्पिरिट्स इंडिया में कंज्यूम होने वाले टोटल अल्कोहल का लगभग 90% है। बियर दूसरे नंबर पे है और वाइन तो मुश्किल से ही दिखाई देती है। ये एक बड़ा मार्केट क्रिएट करता है कंपनीज के लिए, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड या USL, जो ग्लोबल बेवरेज जायंट डियाजियो का पार्ट है, और रैडिको खेतान, जो इंडिया के लीडिंग होम ग्रोन प्लेयर्स में से एक है। जब ये कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलीज करती हैं, तो ये सिर्फ उनका अपना प्रोग्रेस रिवील नहीं करते, बल्कि इंडिया के स्पिरिट्स इंडस्ट्री का एक क्लोजअप भी देते हैं। जैसे USL का प्रीमियमाइजेशन की तरफ शिफ्ट है, ये सिर्फ एक कंपनी डायरेक्शन नहीं है, ये इंडियन ड्रिंकिंग कल्चर में एक ब्रॉडर ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है। रैडिको का लग्जरी और सेमी लग्जरी ब्रांड्स पर फोकस दिखाता है कि हाई क्वालिटी स्पिरिट्स की डिमांड एक छोटी एलीट क्लास से आगे बढ़कर एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच रही है। USL और रैडिको खेतान के रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखकर हमें ये इंसाइट मिलता है कि इंडिया का स्पिरिट्स मार्केट कहाँ हेडेड है और कौन से फैक्टर्स इस एवोल्यूशन को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली वो 2 टर्म्स एक्सप्लेन कर देती हूँ जो अल्कोबेव इंडस्ट्री में अक्सर सुनने में आती हैं। नंबर 1, प्रेस्टीज एंड अबव। नंबर 2, पॉपुलर। इंडियन स्पिरिट्स मार्केट में पॉपुलर सेगमेंट हाई वॉल्यूम अफोर्डेबल ब्रांड्स पर फोकस करता है, जबकि प्रेस्टीज एंड अबव प्रीमियम हायर मार्जिन ब्रांड्स को टारगेट करता है, जो क्वालिटी के लिए पे करने के लिए विलिंग होते हैं। प्रेस्टीज एंड अबव या PNA सेगमेंट एक ग्रोइंग ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन, जो कंपनीज जैसे USL और रैडिको खेतान के लिए एक कॉर्नरस्टोन बन गया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए Q2 ऑफ FY25 एक चैलेंजिंग क्वार्टर रहा। कंपनी का नेट सेल्स वैल्यू या NSV पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा 0.8% ड्रॉप हुआ और 2,844 करोड़ पे लैंड किया। उनका की प्रेस्टीज एंड अबव या PNA सेगमेंट, जो NSV का 88.9% कंट्रीब्यूट करता है, फ्लैट रहा, यानी Q1 FY25 के कंपैरिजन में ग्रोथ नहीं हुए। पॉपुलर सेगमेंट, जो रिमेनिंग 11.1% कंट्रीब्यूट करता है, में भी मिनिमल चेंज देखने को मिला। भले ही यूनाइटेड स्पिरिट्स का फोकस प्रीमियमाइजेशन पर है, लेकिन इस क्वार्टर में ये दिखा कि हाई एंड ब्रांड्स भी ग्रोथ ड्राइव नहीं कर पाए, जो कंपनी के लिए एक टफ कंज्यूमर एनवायरनमेंट में काफी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन आखिर ग्रोथ क्यों नहीं हुई? मैनेजमेंट ने अर्निंग्स कॉल पर बताया कि ये वीकर कंज्यूमर डिमांड के कारण था, जो प्रीमियम सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, और नोट किया कि ग्रोथ एक्सपेक्टेड से स्लो है, पर्टिकुलरली प्रीमियम ब्रांड्स के लिए। लेकिन कंपनी की CEO हीना नागराजन ने एक मेजर डेवलपमेंट पर भी हाईलाइट किया। आंध्र प्रदेश में ऑपरेशंस का रिजम्पशन 5 सालों के बाद। आंध्र प्रदेश एक साइजेबल मार्केट था रेगुलेटरी इश्यूज के कारण एग्जिट से पहले, तो ये कमबैक एक बूस्ट प्रोवाइड करने का एक्सपेक्टेशन है। नागराजन अपकमिंग फेस्टिव सीजन और USL के प्रीमियम पोर्टफोलियो के स्ट्रेंथ के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव करेगा। अब रैडिको की तरफ बढ़ते हैं। रैडिको खेतान अपने रेवेन्यू का 31.6% बल्क अल्कोहल बेचने से अर्न करता है, जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को या B2B बिजनेसेस को जाता है, जो ईयर ओवर ईयर 55.9% ग्रो हुआ उनके नए सीतापुर प्लांट के फुल यूटिलाइजेशन के कारण। बाकी का 68.4% ब्रांडेड लिकर बिजनेसेस या IMFL से आता है, जहां कंपनी स्ट्रेटेजिकली प्रीमियम ब्रांड्स पर फोकस कर रही है। ये फोकस उनके IMFL सेल्स मिक्स में एविडेंट है।
प्रीमियम ब्रांड्स प्रेस्टीज एंड अबव 75.7% कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि पॉपुलर ब्रांड्स 24.3% बनाते हैं, जो उनके प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी का स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन दिखाता है। रैडिको का पीएटी 82.2 करोड़ रहा, जो उनके हाई एंड ब्रांड्स जैसे रामपुर इंडियन सिंगल मॉल्ट और रीसेंट रामपुर जुगलबंदी सीरीज के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस से सपोर्ट हुआ। कंपनी की स्ट्रैटेजी में इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी शामिल है, जिसमें उनके इंडियन सिंगल मॉल्ट्स को यूएस और यूके जैसे मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करना शामिल है। ये मूव्स राइजिंग ग्लोबल डिमांड को कैप्चर करने का एम रखते हैं फॉर इंडियन ओरिजिन प्रीमियम स्पिरिट्स, जो रैडिको खेतान को एक की प्लेयर पोजीशन में रखते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लग्जरी मार्केट्स में। यूएसएल और रैडिको खेतान के रिजल्ट्स एक ब्रॉडर इंडस्ट्री ट्रेंड को अंडरस्कोर करते हैं। ग्रोथ ऑलमोस्ट एंटायरली प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट से ही ड्राइव हो रही है, जबकि पॉपुलर सेगमेंट ओवरऑल वॉल्यूम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये रेवेन्यू ग्रोथ में इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं करता। इसके बजाय प्रीमियम प्रोडक्ट्स वो एरिया हैं जहां कंपनीज अपने फाइनेंशियल गेन्स देख रही हैं। जैसे जैसे यंगर अर्बनाइज्ड कंज्यूमर्स क्वालिटी में ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, दोनों कंपनीज ने चेंजिंग प्रेफरेंसेस को मीट करने के लिए इस सेगमेंट को प्रायोरिटाइज किया है। तो सवाल ये उठता है, क्या इंडिया के स्पिरिट जायंट्स प्रीमियमाइजेशन से ही ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं, या उन्हें अपनी मास अपील को रिवाइव करना पड़ेगा? अब आते हैं अगली स्टोरी में। इस वीकेंड इजराइल और ईरान के बीच जो हुआ उसके बारे में, क्योंकि इससे ऑयल मार्केट्स में काफी हलचल मच रही है। अगर आप इंडिया में हैं मेरी तरह, तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम लगभग 90% अपना तेल इंपोर्ट करते हैं। चलिए पहले ये इंक्रीजिंगली डेंजरस टिट फॉर टैट का खेल समझते हैं, जो इजराइल और ईरान के बीच पूरे साल एस्केलेट होता आ रहा है। ये सब शुरू हुआ अप्रैल में, जब इजराइल ने दमास्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पर अटैक किया, जिसमें 13 लोग इंक्लूडिंग एक टॉप ईरानियन कमांडर मारे गए। ईरान ने इसके जवाब में इजराइल पर अपना पहला डायरेक्ट अटैक किया, लगभग 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च करके। उसके बाद चीजें और इंटेंस हो गईं। जुलाई में जब तेहरान में एक हमास लीडर को मार दिया गया। फिर सितंबर के आखिर में इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्ला और एक ईरानियन जनरल को असैसिनेट किया। ईरान ने 1 अक्टूबर को जवाब दिया और लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर लॉन्च किए। और अब इस पास्ट वीकेंड में इजराइल ने फिर से रिटेलिएट किया। अर्ली सैटरडे मॉर्निंग इजरायली जेट्स ने ईरान के कई टारगेट्स को हिट किया, इंक्लूडिंग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तेहरान, इलाम और खुजिस्तान प्रोविंसेस में। 4 ईरानियन सोल्जर्स इसमें मारे गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल ने जानबूझकर ईरान के ऑयल फैसिलिटीज या न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट नहीं किया। और यहाँ से जियोपॉलिटिकल एंगल और फैसिनेटिंग हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल के साथ क्लोजली काम किया है, टारगेटेड और प्रोपोर्शनल रेस्पॉन्स इंश्योर करने के लिए। ये सिर्फ एस्केलेशन को मिनिमाइज करने के लिए नहीं था, ये ग्लोबल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने का भी एफर्ट था। व्हाइट हाउस ने स्पेसिफिकली इजराइल से रिक्वेस्ट किया था कि वो ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट न करे, क्योंकि उसका असर ऑयल मार्केट्स पर डायरेक्टली होता। ये मेजर्ड रेस्पॉन्स ही वजह है कि आज जब मार्केट्स ओपन हुए तो ऑयल प्राइसेस लगभग 6% गिर गए। ब्रेंट क्रूड $72 पर बैरल से नीचे आ गया और WTI $67 के आसपास है। मार्केट्स एक ज्यादा एग्रेसिव स्ट्राइक को प्राइस इन कर रहे थे, जो ईरानियन ऑयल सप्लायर्स को डिसरप्ट कर सकता था। जब ये नहीं हुआ तो ट्रेडर्स ने ऑयल प्राइसेस में जो वॉर प्रीमियम था उसे अनवाइंड करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी हमने चैन की सांस नहीं लेनी चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क सिर्फ ईरान का ऑयल प्रोडक्शन नहीं है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है। ये नैरो वाटरवे जो ईरान और ओमान के बीच है, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट है। 2022 में लगभग 21 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रोज इस स्ट्रेट से गुजर रहा था, जो ग्लोबली 21% कंजम्पशन के बराबर है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फुल ब्लोन वॉर में एस्केलेट हो गया तो ईरान इस स्ट्रेट को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है। पर्सपेक्टिव में देखें तो जो क्रूड ऑयल हॉर्मूज से गुजरता है उसमें से लगभग 82% एशियन मार्केट्स के लिए है। चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया टॉप डेस्टिनेशंस हैं जो सब फ्लोज का 67% अकाउंट करते हैं। तो अगर इस स्ट्रेट में कुछ होता है
तो एशिया सबसे पहले और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। हाँ, सऊदी अरेबिया और यूएई के पास पाइपलाइंस हैं जो हॉर्मुज को बाईपास करती हैं, लेकिन ये सिर्फ लगभग 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे हैंडल कर सकती हैं। ये करंट फ्लो को रिप्लेस करने के लिए काफी नहीं है। और जबकि ईरान ने वीकेंड के अटैक्स को डाउनप्ले किया है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये इंडिकेट किया है कि उनका कोई भी रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेट और कैलकुलेटेड होगा। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसका मतलब है हम अभी रुकने वाले नहीं हैं। ये जानने लायक है कि मार्केट्स ये अज्यूम कर रहे हैं कि शायद ये इजराइल और ईरान के बीच डायरेक्ट स्ट्राइक्स का एंड हो सकता है, लेकिन मेरी एक्सपीरियंस में जब सब लोग रिलैक्स्ड फील करते हैं तभी हमें और अलर्ट रहना चाहिए। याद रहे हम एक यूएस इलेक्शन ईयर की तरफ जा रहे हैं और हिस्टोरिकली ये मिडल ईस्ट डायनामिक्स में एक एक्स्ट्रा अनसर्टेनिटी का लेयर ऐड करता है। अगर आप ऑयल प्राइसेस ट्रैक कर रहे हैं तो दो चीजों पर नजर रखें, ईरानियन रिटेलिएशन का कोई भी साइंस और उससे भी जरूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई भी थ्रेट। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट सेगमेंट या टिडबिट्स की तरफ। नंबर 1, वाइड वेंचर्स, जो अरामको का वेंचर कैपिटल आर्म है, $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स में कर रहा है। यह सऊदी अरेबिया के विजन 2030 प्लान का एक हिस्सा है। ये इनिशिएटिव मेटा और अमेज़न के एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में हो रहा है और इसका एम है सऊदी अरेबिया को एआई के फील्ड में टॉप 15 कंट्रीज में लाने का। नंबर 2, वारी एनर्जीज लिमिटेड, जो इंडिया का टॉप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है, उसके शेयर्स इशू प्राइस से 75% बढ़ गए $514 मिलियन के आईपीओ के बाद। ये ऑफरिंग 70 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब हुई और मेजर वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स जैसे गोल्डमैन सैक्स और ब्लैक रॉक ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया। नंबर 3, ई कॉमर्स जायंट्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मीशो रूरल इंडिया में अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, नए फुलफिलमेंट सेंटर्स लॉन्च करके और नए जॉब्स क्रिएट करके। इन प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में 2800 से ज्यादा स्मॉल टाउन से स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी, जिसमें नॉन मेट्रो सिटीज 75% स्मार्टफोन सेल्स को ड्राइव कर रहा है। नंबर 4, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अब बढ़े हुए कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है रिड्यूस्ड एपीएम गैस एलोकेशन की वजह से। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये सीएनजी के प्राइसेस में 2 to 3 रुपीस पर केजी का राइज लाएगा। फ्यूल अब भी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ज्यादा इकोनॉमिकल रहेगा।